सो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फिजिक्स हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एरर्स निकालना देखा था कि हम किस तरीके से एरर्स फाइंड आउट कर रहे थे। तो जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हमने देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, सो क्वेश्चन मेरे सामने है स्क्रीन पर ये, तो कोशिश करो कि आप भी इसे करो, मैं भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग टर्न आउट टू बी दिस। तो हमारे पास ये 5 रीडिंग लिखी हैं। ओके, सो अब हमें बोला गया है कि हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में फॉर्मूला देखे थे, हम सिंपल उन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि मुझे टाइम टी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सम टाइम का सबसे पहले एवरेज ले लेते हैं। तो वो आ जाएगा मेरे पास 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.8 और डिवाइड बाय मैं इसे कर दूंगा 5 से, इस तरीके से। तो अगर मैं इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ, ये मेरा आएगा, ये आ रहा है 13.12 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, इस तरीके से मेरा आ रहा है। और अगर मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2.624 सेकेंड्स, या फिर अब मेरा 2.624 आया। लेकिन जैसा कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में केमिस्ट्री में देखा था कि अगर मेरी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हर किसी में 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो हम इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी कि हो जाएगा मेरा 2.62 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये मेरा आया एवरेज। ओके, सो अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अब हम इसको 2.62 को इंडिविजुअली माइनस करते हैं इन सभी वैल्यूज से और देखते हैं डेल कितना आता है, डेल्टा टी। सो लेट से डेल्टा टी वन आएगा मेरा 2.63 डेल्टा टी वन है माइनस 2.62 यानी कि 0.01 सेकेंड। इस तरीके से डेल्टा टी टू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो आ जाएगा मेरा 2.56 माइनस 2.62 और ये हो जाएगा 0.06, वो भी माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा टी थ्री में फाइंड आउट करूंगा, वो हो जाएगा 2.42 sorry minus 2.62 and this comes out to be minus 0.2 seconds। और इसी तरीके से डेल्टा टी फोर ये आ जाएगा मेरा 2.71 माइनस 2.62 यानी कि 0.09 सेकेंड्स। ठीक है, और लास्ट वाला होगा मेरे पास डेल्टा टी फाइव, यह आ जाएगा मेरा 2.8 माइनस 2.62 और इसको लिख देंगे हम 0.18 सेकेंड्स। तो मेरे पास डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री, इन सब की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा टी मीन सिंपल कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस, तो डेल्टा टी मीन हो जाएगा मेरे यहाँ से इन सबको ऐड करके, मतलब इनकी जैसे हमने बात करी थी, इनका मॉड लेते हैं बेसिकली। चाहे नेगेटिव में वैल्यू हम इसका पॉजिटिव ही उठाएंगे, तो यानी यहाँ से उठाएंगे हम 0.01, ये नेगेटिव में 0.06 है लेकिन हम यहाँ से उठाएंगे पॉजिटिव वाले, तो इसे लिख लेंगे पॉजिटिव ऑफ 0.06, पॉजिटिव ऑफ 0.2, पॉजिटिव ऑफ 0.09 एंड सिमिलरली पॉजिटिव ऑफ 0.18। मैं इसे डिवाइड कर दूंगा फिर से 5 से और कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करके देखूं तो ये मेरे पास आएगा 0.11 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट, इस तरीके से। यानी कि जो मैंने ये टाइम कैलकुलेट किया था, इसकी यहाँ पर एवरेज वैल्यू आ रही थी, ये डेल्टा टी मीन आया मेरे पास, ये टी आया मेरे पास, ये डेल्टा टी मीन ये। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर लिखता था, वो लिखता था मैं टी प्लस डेल्टा टी मीन, या फिर माइनस में भी हो सकता है, तो टी प्लस माइनस डेल्टा टी, इस तरीके से हम लिखते थे, है ना। तो ये हो जाएगा 2.62 प्लस माइनस 0.11, ये आ गया मेरा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेटिव एरर होता था डेल्टा टी मीन अपॉन टी, तो रिलेटिव एरर हो जाएगा मेरा, डेल्टा टी मीन है मेरा 0.11 और टी है मेरा 2.62। सो ये मेरा आ जाएगा लगभग, इसे कैलकुलेट करके देखता हूँ एक मिनट में कैलकुलेटर से। सो ये मेरा आ रहा है 0.0419, तो ये आ गया मेरा रिलेटिव एरर। और इसी तरीके से अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मैं रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा
तो मेरा परसेंटेज एरर आ जाएगा और वो आ जाएगा मेरा 4%। तो मेरे आंसर्स हो गए, एब्सोल्यूट एरर भी आ गया, रिलेटिव एरर भी आ गया, परसेंटेज एरर भी आ गया। भाई यही मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। सिंपल क्वेश्चन था वैसे काफ़ी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से नोट करना और देख लेना क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें सम का, कि अगर हमें एरर्स गिवन है 2 और अगर हम उन्हें उनका सम करना पड़े। अब हमें सम क्यों करना पड़ेगा? मान लो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक से ज़्यादा इक्विपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हो सकता है कि दोनों के दोनों इक्विपमेंट में एरर आ रहा हो, तो उनके एरर्स को हम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स से मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास बी। ए वाली जो क्वांटिटी है अगर मैं उसका एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में लिखूं तो वो आ रहा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए इसमें एरर है, ओके। डेल्टा ए और डेल्टा बी जो मैं लिखने वाला हूँ वो दोनों एरर होंगे, और इसे मैं लिख सकता हूँ बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से। अब लेट्स से पहले मेरा जेड आ रहा था ए प्लस बी करने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं कि जब मैं ऐड करूंगा इसे तब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड कितना आएगा। तो सिंपल मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ इसमें। सो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड मेरा था ए प्लस बी, मैं इसको एज इट इज पुट करता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा जेड की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से। अब ये आप देख सकते हो कि ये मेरा सम के लिए और डिफरेंस के लिए दोनों के लिए ट्रू है। अब हम इसको में कंफ्यूज नहीं होते, सीधा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो समझ जाए में आ जाएगा हमें कि यहाँ पर हमने किया क्या है और हमें किस तरीके से करना है। तो बोल रखा है टेम्परेचर हमें गिवन है 2 बॉडी के, T1 गिवन है, T2 गिवन है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर इन देम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? सिंपल T2 माइनस T1 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले T2 माइनस T1 कैलकुलेट करता हूँ। T2 मेरे पास गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे माइनस करना है इसमें से T1 मेरे पास गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि ये वाली जो टर्म है 50 वाली और 20 वाली, ये तो एज इट इज माइनस हो जाएंगी, ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि मैंने ऊपर देखा कि ये प्लस कर कर बस हम लिख दे रहे थे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे बस प्लस करके लिख दूंगा। 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है? 1 होता है, 1.0। ठीक है, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस उन्होंने पूछा था, एरर आ गया मेरा 1। इस तरीके से मैं कर देता हूँ टेम्परेचर, कोई भी सम या डिफरेंस अगर मुझे। सर ये लास्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट में मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल ये जैसे मैंने लिखा है ना कि डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो यानी कि जो टोटल एरर आएगा ठीक। वो दोनों क्वांटिटीज के एरर का सम होगा। तो यहाँ पे जी 0.5 डिग्री सेल्सियस था इधर एरर, यहाँ पे भी 0.5 था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया इधर, ये आ गया मेरे पास टोटल एरर 1। अब मैं इसे लिखूंगा किस तरीके से, सिंपल प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि मैं डेल्टा जेड को यहाँ पे लिख रहा था, प्लस माइनस लिखा और ठीक है डेल्टा सर। जेड की वैल्यू लिख दी। ओके सर, थैंक यू। तो फिर अब हम ये आप नोट कर लो इस क्वेश्चन का, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब हम देख लेते हैं एरर ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर क्वोशंट, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है या फिर उन दोनों को डिवाइड कर रखा है तब मैं किस तरीके से करता हूँ। अब लेट्स से कि मेरे पास सेम वही करता हूँ मैं, कि मेरे पास कोई 2 क्वांटिटी है ए और बी, मैंने क्या किया उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आ रहा है जेड। तो लेट्स से जेड इक्वल टू ए और बी, मतलब मल्टीप्लाई है ये दोनों, ठीक है। ए वही है मेरे पास ए प्लस डेल्टा ए, बी भी बी प्लस डेल्टा बी है। तो अगर मुझे जेड प्लस डेल्टा जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो आएगा मेरा कितना, ए हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए, मतलब ए प्लस माइनस बी यहाँ पे लगा लो, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर अब मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो देखते हैं क्या आएगा। ये आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो एज इट इज ये आ जाएगा साइड ए बी, और प्लस माइनस में बी डेल्टा ए, प्लस माइनस में ए डेल्टा बी, और प्लस माइनस में डेल्टा ए और डेल्टा बी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
ये जो ए बी है इसकी वैल्यू तो मेरी जेड ही थी, तो ये जेड ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, या फिर इसे इस तरीके से करते हैं कि हम जो है दोनों साइड जेड को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लो मैंने LHS पे भी जेड से डिवाइड किया और राइट साइड में भी जेड से डिवाइड किया। तो जब मैं LHS में जेड से डिवाइड करूंगा तो ये तो हो जाएगा 1 इधर वाली साइड, और प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इस तरीके से हो जाएगा LHS में जब मैं जेड से डिवाइड कर दूंगा। अब जब मैं राइट साइड में जेड से डिवाइड करूंगा इस तरीके से, तो डिवाइड बाय जेड करने का मतलब है कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसे ए बी की मल्टीप्लीकेशन से ही, क्योंकि जेड बराबर है ए बी के। तो अगर मैं जेड से डिवाइड कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं ए बी के मल्टीप्लीकेशन से ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको ए बी के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा निकल कर आएगा, जब मैं इसे ए बी अपॉन ए बी करूंगा ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से जब मैं यहाँ करूंगा तो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। इसी तरीके से जब मैं यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा बी अपॉन बी, और सिमिलरली ये वाला हिस्सा हो जाएगा मेरा डेल्टा ए डेल्टा बी और अपॉन ए बी। अब आप खुद देखो कि एरर मेरा कितना छोटा आता है, तो ये ऑब्वियसली जब मैं दो छोटी चीज़ों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से जो डेल्टा ए और डेल्टा बी वाली टर्म आई है इसे हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि ये इतनी कम है कि ये इफेक्ट नहीं डाल रही हमारे आंसर पर। तो हम आंसर को अब किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएंगे दोनों, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना क्वेश्चन वाले फॉर्मूले का, वो निकल लगा आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस तो एज इट इज ये यहाँ पे रहेगा ही, ये इक्वल टू हो जाएगा मेरे डेल्टा ए अपॉन ए के प्लस माइनस, और यहाँ पे भी रहेगा मेरा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। सो ये आता है मेरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, और ये जो मैंने ऊपर लिखा था ये वाली चीज़ ये आती है मेरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इसको नोट डाउन कर लो आराम से। सो मूव करते हैं हम। सो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरर इन केस ऑफ अ मेजर क्वांटिटी रेज टू अ पावर। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लेट्स से कि मेरे पास अब एक कोई क्वांटिटी है ए, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया और इसे लिख दिया बराबर जेड के। अब मुझे निकालना है इसमें एरर कितना होगा। तो इसमें अगर मैं एरर कैलकुलेट करूं तो मैं इसे सिंपल लिख सकता हूँ ए इंटू ए, और ए इंटू ए का हम एरर कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, अभी हमने देखा इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दे रहे थे ए इंटू बी करके। अब बी की वैल्यू ए ही होती, तो हम देखते हैं उसे कैसे लिखते हैं। हम इसे लिख देते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पे प्लस में आ जाता है डेल्टा ए अपॉन ए। इस तरीके से लिख देते हैं हम, अगर ए इंटू ए होता इसे मैं ए डॉट ए लिख दूंगा तो ये इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब मैं यहाँ से इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। यानी कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर था तो जो 2 था वो नीचे आ गया इस तरीके से, अगर ए क्यूब होता तो 3 आ जाता नीचे, अगर ए रेस टू पावर एन होता तो एन आ जाता। तो इस तरीके से अगर मैं जनरल देखूं कि लेट से मेरे पास जेड है कुछ, ए रेस टू पावर पी, बी रेस टू पावर क्यू, और सी डिवाइड में भी है कुछ सी कुछ, है ना, लेट से ऐसे है। तो अगर अब मुझे इसका देखना है सी रेस टू पावर आर है लेट से, अब मुझे इस चीज़ का देखना है क्या आएगा। ये डिवीजन में है सी रेस टू पावर आर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसका आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड एक साइड, पी डेल्टा ए अपॉन ए इधर, प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी इधर, और प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी इधर। बस इस तरीके से आ जाएगा अगर अपने पास कोई भी रेस टू पावर हमने करके लिखा हो। बस यही है एरर्स में, बहुत आसान है। क्वेश्चंस करते जाओगे अपने आप सब समझ में आएगा, क्वेश्चंस लगाओगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा। जेम्स को समझ में नहीं आई ये बात, ओके। जेम्स आपके लिए दोबारा समझा देते हैं कि लेट से मेरे पास ये वाली, आपको बी वाला पॉइंट समझ में आया। आप माइक ऑन करो अपना। ओके, तो सी वाले प्रॉब्लम पॉइंट में आपको दिक्कत है, ओके। सो सी वाला पॉइंट हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। अब जेम्स जैसे कि हमने देखा था कि अगर मैं इस वाली जगह बी की जगह ए रख देता तो सिंपल मेरा सी वाला पॉइंट बन जाता। अगर मैं बी को ए से रिप्लेस कर देता इस जगह पे तो मेरा ए ये वाली चीज आ जाती। तो अगर मैं इसी चीज को बी को ऊपर इधर भी रिप्लेस कर दूं तब भी मेरा सेम चीज बन जाएगी। मैंने उसी चीज को बस यहाँ पर लिख दिया है। मैंने जो डेल्टा बी अपॉन बी था ऊपर वाली जगह उसको मैंने डेल्टा ए अपॉन ए कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो ये हो जाएगा मेरे ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इस तरीके से। बस इसी तरीके से अगर मेरे पास z इक्वल टू ए रेस टू पावर n होता ना तो मैं उसे सिंपल लिख देता n मल्टीप्लाई में और डेल्टा ए अपॉन ए, ये मेरे पास एरर आ जाता। बस
और कुछ नहीं करना था, ये इक्वल टू हो जाता है डेल्टा जेड अपॉन जेड के। इसी तरीके से लेट से कि मेरे पास z इक्वल टू a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q डिवाइडेड बाय c रेज टू पावर r है। सिंपल मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को तो लिख दिया डेल्टा z अपॉन z, इस वाली टर्म के लिए लिख दिया p इंटू डेल्टा a अपॉन a, इस वाली टर्म के लिए लिख दिया q इंटू डेल्टा b अपॉन b, और इस वाली टर्म के लिए लिख दिया r इंटू डेल्टा c अपॉन c। प्लस में आएंगी इसी सारी चीज़ें, बस और कुछ नहीं है इसमें। अभी हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन है लेट से मेरे पास कि मेरे पास गिवन है मुझे z इक्वल टू और a रेज टू पावर 4 और ले लो यहाँ पे b रेज टू पावर 1/3 और डिवाइड में ले लो एक और c ले लो और एक और ले लो d ले लो 3/2, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो मुझे इसे सॉल्व करना है, इसे देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से लिखते हैं, तो अब देखते हैं नीचे हम लिख पाते हैं या नहीं। z को हम कैसे लिख देंगे, डेल्टा z अपॉन z। अब ये हमारे पास टर्म है a रेज टू पावर 4, इसे हम किस तरीके लिखेंगे, पावर आ जाएगी नीचे 4 और लिख दो यहाँ पे डेल्टा a अपॉन a। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए पावर क्या है 1/3 है, 1/3 को लिख दो नीचे और डेल्टा b अपॉन b। अब देख लो नेक्स्ट टर्म क्या है c है, c का पावर 1 है तो कुछ नहीं, सिंपल 1 छोड़ दो यहाँ और लिख दो डेल्टा c अपॉन c। फिर क्या करो, d की पावर देखो 3/2 है, 3/2 लिखो और लिख दो डेल्टा d अपॉन d। हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया। सर बस इतना ही? हाँ बस यही आंसर है। तो बहुत शॉर्ट है। हाँ अब क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से गिवन रहेगा, ए जो है आपको गिवन रहेगी कोई क्वांटिटी, ए आपको लेट से टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो अब आपको पता है ये वाली टर्म होती है डेल्टा ए, डेल्टा ए हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ए आपको है 2 सेकेंड यहाँ पे गिवन। इसी तरीके से आपको बी कुछ क्वांटिटी गिवन होगी, लेट से लेंथ में गिवन है 100 मीटर प्लस माइनस और 0.11 मीटर, इस तरीके गिवन है बी क्वांटिटी। तो बी क्वांटिटी के लिए ये डेल्टा बी हो गया, तो डेल्टा बी है यहाँ पे 0.11 और बी गिवन है 100। बस इन सब वैल्यूज को जो डेल्टा ए निकाला है डेल्टा बी निकाला है, इनको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से करना है इसे। सर हमें सी और डी को डिवाइड करना है ना सर? सी और डी जैसे वो डिवीजन में है ना, तो अभी हमने देखा कि डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, हर किसी के लिए प्लस में आती हैं एरर्स। जब हम एक्चुअल में करेंगे तब और सी और डी को तो डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे एरर्स के लिए देख रहे हैं। ओके, जो एरर वाला टर्म है हम उसको कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हम डिवाइड करेंगे ही, लेकिन अगर हमें एरर कैलकुलेट करना है कि उस वैल्यू के साथ कितना एरर जुड़ा हुआ है और हमारे पास चीजें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में गिवन है, तब हम इस तरीके से उसे लिखते हैं। ओके, सर क्या हमेशा प्लस साइन ही आता है? क्या हमेशा? प्लस साइन आता है सर, पॉजिटिव साइन? हमेशा इस केस में प्लस साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, लेकिन अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उस केस में हमारे पास हमेशा प्लस साइन नहीं आता, उस केस में हमारे पास माइनस साइन भी आता है, हम प्लस माइनस लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तब हमेशा प्लस साइन आएगा। सो आप इसे नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, वरना मैं क्विज में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन डाल दूंगा, उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बोल दूंगा मैं डिपार्टमेंट में कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन डाल देंगे, एक दो क्वेश्चन, तो हो जाएगी प्रैक्टिस आप लोगों की। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पूरा केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से पढ़ा था। हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हमें ऐड करना हो तो किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो किस तरीके से करते हैं। तो उसकी हमने रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे वैसे डाल रखी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में वैसे यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में से देख लिया था। बिल्कुल सेम चीज़ फिजिक्स में ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ होती तो मैं बता भी देता, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने केमिस्ट्री में देखा था कि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। ओके, तो अभी इस वाले टॉपिक को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री वाली जो वीडियो है ना आप उससे रिवाइज कर लेना इस लोग को। रिवाइज भी वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इतना आसान है कि अगर आपने एक दो बार भी पढ़ा होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करे होंगे तो आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है ये। लेकिन जो अभी हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं ना, डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।
और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बस आप डायमेंशंस देखते हो और आपको पता लग जाता है इसका आंसर क्या होगा। तो वही अभी हम देखने वाले हैं कि डायमेंशंस होती क्या हैं और हम इनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। सो बेसिकली मैकेनिक्स में मेरे पास 3 डायमेंशंस होती हैं। जैसे हमने पढ़े थे सिस्टम, सिस्टम होता है MKS सिस्टम या फिर CGS सिस्टम या फिर फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो ये हमने 3 तरीके के सिस्टम देखे थे। इसमें जो पहली टर्म थी मीटर, वो बता रही थी लेंथ को, दूसरी टर्म बता रही थी मास को, और इसी तरीके से तीसरी टर्म सेकंड जो थी वो बता रही थी टाइम को। इसी तरीके से सेम इस सिस्टम में भी था, सेम इस सिस्टम में भी, कि पहली टर्म लेंथ, दूसरी टर्म मास, तीसरी टर्म टाइम। तो बेसिकली अपने पास फिजिक्स में ये 3 टर्म्स होती हैं और इनके आधार पर हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस डिसाइड करते हैं। तो उनको हम कैसे लिखते हैं डायमेंशंस को हम इस तरीके से लिखते हैं। लेट्स से मेरे पास लेंथ है, तो मैं लेंथ को लिखता हूँ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे आता है कैपिटल L। सिंपल लेंथ का शुरुआती वर्ड L है, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसी तरीके से जब मान लो मुझे M को लिखना है मास को, तो मैं कैपिटल M इस तरीके से लिखूंगा। इसी तरीके से मुझे अगर टाइम लिखना है तो मैं टाइम कैपिटल T, और इस तरीके से डायमेंशंस को लिखता हूँ। सो बेसिकली डायमेंशंस यही होती हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके लिखा जाता है। अगर मैं आपको अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन बोल के बताऊं तो ऐसी होगी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी कि हम इनकी अगर पावर दे देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अब जैसे आपने डिस्टेंस देखा होगा, डिस्टेंस की सिंपल यूनिट होती है अपनी मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर है वहां पे, यानी 1 लेंथ है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई अपने पास L, क्योंकि इसकी यूनिट है मीटर। अब लेट से अगर आपने देखा होगा एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया होता है अपना मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, 2 डायमेंशन हो गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल L लिखा और इसको रेज टू पावर कर दिया हमने यहाँ पे 2। अब अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में क्या होगा कि मेरे पास मीटर क्यूब हो जाएगा, तो उस तरीके से उसकी डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास L रेज टू पावर 3। सो इस तरीके से हम डायमेंशंस को यूज करते हैं। सो बस इसी तरीके से हम डायमेंशंस का यूज करते हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिख लो। तो फिर हम कुछ क्वांटिटीज की अब एग्जांपल लेकर डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि अब सर क्या लेट्स से, हाँ बोलो। सर क्या वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है? क्या? क्या वॉल्यूम 3 डायमेंशनल और एरिया 2 डायमेंशनल वैसा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही, इसी वजह से एरिया 2 डायमेंशनल होता है और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है। लेकिन कई बार आपने वैसे देखा होगा कि रूट भी हम यूज कर लेते हैं। मान लो मुझे निकालनी है कई कई जगहों पर, अभी तो वो आपने चीज नहीं पढ़ी होंगी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इस तरह ये वाली आपने इक्वेशन फिजिक्स में जैसे पढ़ाई थी मैंने, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि ये जो S है इसकी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है तो ऑब्वियसली मीटर में होगी। तो एक खास बात इसकी ये है कि अगर मेरे पास डायमेंशंस लिखी है ना ये ऐड टर्म में या नेगेटिव माइनस टर्म्स में, तो ये एक टर्म बन जाती है मेरे पास, ये एक टर्म बनती है। ये तो आपने मैथ्स में बेसिक मैथमेटिक्स 6th 7th में होता ही है कि मैं इसे एक टर्म बोलता हूँ टर्म 1, और इसे एक टर्म बोलता हूँ ये है टर्म 2। तो इस तरीके से ये जो टर्म 1 है ना इसकी डायमेंशन भी सेम होगी जो इस टर्म की होगी, और इस टर्म की भी सेम डायमेंशन होगी जो इस टर्म की होगी। ये भी तो कोई टर्म 3 है ना। तो अगर इस टर्म 3 की डायमेंशन मीटर है, यानी कि अगर मैं बोल दूं L है, तो ये जो टर्म 1 है इसकी भी डायमेंशन L होगी, और ये जो टर्म 2 है इसकी भी डायमेंशन सेम होगी, तभी वो चीज ऐड हो पा रही है। अगर इन दोनों की डायमेंशन डिफरेंट होती ना तो ये कभी ऐड ही नहीं हो सकती। अभी हम देखते हैं कैलकुलेट करके किस तरीके से इनकी डायमेंशन सेम है। अब जैसे यहाँ पे टर्म 1 देखूं मैं, तो टर्म 1 में जो चीजें आ रही हैं वो आ रही है मेरे पास, एक चीज आ रही है U और एक चीज आ रही है T। तो U है अपने पास वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम है मेरे पास सेकंड में। तो अगर मैं सेकंड की मल्टीप्लाई करूँ तो सेकंड से सेकंड गया, मेरे पास बचा मीटर, और मीटर की डायमेंशन होती है लेंथ, सिंपल। तो वो सेम हो गए इसके। अब ऐसे ही अगर मैं टर्म 3 के लिए देखूं, टर्म 3 के लिए अगर मैं देखूं तो वहाँ है हाफ GT स्क्वायर। हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं है तो कांस्टेंट टर्म है, और जी जी क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है अपने पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो मीटर पर S स्क्वायर, टाइम अपने पास सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो S स्क्वायर से S स्क्वायर कैंसिल, फिर बचा अपने पास मीटर, मीटर की क्या डायमेंशन होती है L। तो आपने देखा टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 तीनों की डायमेंशन क्या आई है मेरे पास, सेम आई है।
तो इसलिए हमेशा सेम डायमेंशनल वाली क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मल्टीप्लाई तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो जो टर्म्स होंगे उनकी डायमेंशन हमेशा सेम होनी चाहिए। ओके, तो अभी जैसे हमारे पास एक चीज होती है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ इसे। तो फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को अभी हमने देखा क्या होती है मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल एम। जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो होता है मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर की हो गई एल और सेकंड स्क्वायर हो गया टी और टी रेज़ टू पावर 2 इस तरीके से। तो अगर मैं इनटू एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन देखूं तो हो जाएगा इस तरीके से एम एल अपॉन टी स्क्वायर। अब और इसे मैं अच्छे तरीके से लिखूं फोर्स की डायमेंशंस को तो ये हो जाएगा एम और ये एल और ये टी ऊपर ही पहुंच जाएगा और पावर में यहाँ -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं फोर्स की डायमेंशन लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे और अच्छे तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा एम एल टी -2 और ये इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो फोर्स की जो डायमेंशन है उसमें एक डायमेंशन है मास की, एक डायमेंशन है मेरे पास लेंथ की और -2 डायमेंशन हैं टाइम की, और बाकी जो डायमेंशन हैं बाकी जितनी भी डायमेंशन है वो सब क्या है 0, और कोई वैसे होती भी नहीं है। तो यही सब है। अब मान लो मेरे पास वेलोसिटी थी, हम वेलोसिटी को ही देख रहे थे, तो वेलोसिटी मेरे पास होती है क्या मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है ना वेलोसिटी, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो भी। तो डिस्टेंस क्या है अपने पास, डिस्टेंस है लेंथ, टाइम है अपने पास t, तो वेलोसिटी की क्या हो गई एल टी -1। ठीक है, तो वे वेलोसिटी की डायमेंशन है। इस तरीके से हम डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, तो अगर हमें डायमेंशंस पता है ना किसी की, तो हम उससे डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि वो टर्म्स क्या ऐड होंगी आपस में। अब जैसे हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास था s = ut + ½ gt², तो इसमें हमारे पास हमने हर टर्म की डायमेंशन निकाली, तो हमें पता लग गया कि अब ये सेम डायमेंशन की हैं तो हम इन्हें ऐड आसानी से कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी डिफरेंट डायमेंशन होती ना तब हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम बस इन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते थे। ओके, तो ये हैं डायमेंशंस। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस वाले पेज का ले लो एक स्क्रीनशॉट और फिर इस वाली चीज का भी ले लो। तो उससे क्या होगा, जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे ना तो आपको ध्यान में रहेंगी चीजें कि हमने क्या पढ़ी। वैसे ये जो स्क्रीनशॉट लेते हो इससे नोट्स भी बना लिया करो, आसानी रहेगी रिवाइज करने में। ओके, सो होप सो आपको आज समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। डायमेंशंस इस तरीके की होती हैं। अब आपके मन में चाहे कोई सी भी क्वांटिटी आए, चाहे फोर्स आए, चाहे वेलोसिटी आए, चाहे एक्सेलरेशन आए, चाहे और कुछ भी आ जाए दिमाग में, आप कोशिश करो होमवर्क में कि आपको उसकी डायमेंशंस निकालनी है। सर इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम अभी? क्वेश्चंस ही तो चल रहे हैं, हमने वेलोसिटी के अगर क्वेश्चन सर लिया है। ये तो नहीं, जैसे नॉर्मली इनका वो प्रूफ करना होता है वगैरह। हाँ हाँ, वो करेंगे आराम से, वो करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में अच्छा, करेंगे। वो कल की क्लास में, अगली क्लास में होगा? हाँ, वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, हम ठीक है ये भी सर। देखेंगे कि हम डायमेंशन से इस तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर मुझे एल टी -1 पता है तो मैं इनको रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ अपनी फिजिकल क्वांटिटी में। मतलब मैंने यहाँ से यहाँ पहुंचा हूँ, अब मुझे पहुंचना है यहाँ से वापस इस पे, वो भी देखेंगे किस तरीके से पहुंचते हैं। ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं।